जैसे मैंने बात की थी कि लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल, है ना, हमने ये बात की थी लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी का नर्व सेल होता है। मैंने लार्जेस्ट सेल भी लिखा था ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच जो है बर्ड उसका एग इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल है तो उसे अपन कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और अगर उनके पास एक सेल से ज्यादा होते हैं मतलब मेनी सेल्स, मल्टीपल सेल्स, तो उसे हम कह रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हम। यूनिसेलुलर के एग्जांपल हमने क्या देखे थे? अमीबा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर के तो एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, सब आपके मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि सेल्स भी दो टाइप के हैं, एक प्रोकैरियोटिक, यहीं से यही एंड किया अपन क्लास को, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव था और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, मतलब पुराना न्यूक्लियस, नॉट एडवांस्ड न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक का मतलब था एडवांस्ड न्यूक्लियस। हमने देखा था कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। मेम्ब्रेन का मतलब क्या था? एक आउटर कवरिंग जो ऑर्गेनेली के पास होती है। सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेलीज और हर ऑर्गेनेली की खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में नहीं होती है, ठीक है। ऊपर से जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब के सब आपके मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। अपन ये पॉइंट भी, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनेली के पास उसका मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। मैं ऑर्गेनेली बार बार बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या है? अगर एक सेल है उसके अंदर जो आपके मेंबर्स होते हैं जो एक्चुअली में फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो वर्क करते हैं, है ना, हैंड मेरा एक ऑर्गन है, ये वर्क कर रहा है ना। वैसे ही सेल के अंदर जो काम करते हैं ना उससे अपन ऑर्गेनलीज बोलते हैं। और हर एक ऑर्गेनली की खुद की मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर कवरिंग होती है जो उसको बाकियों से अलग रखती है, सेपरेट रखती है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। ओके, तो यहां तक हमने देखा था ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, हमने दोनों का। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जस्ट उल्टे होंगे, यहाँ पे टू न्यूक्लियस रहेगा, है ना। उसके बाद न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन भी होगी जिसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होंगे। जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनके पास मेम्ब्रेन्स होंगी। क्लियर है? यस सर। ओके, यहां तक हमारा हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन आज। हेडिंग डाल लेना, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब हम ना सेल के अंदर घुसने वाले कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं या सेल किन किन चीजों से बना हुआ है। तो वो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब क्या होता है ना, कोई भी लिविंग सेल, अगर कोई भी लिविंग सेल की मैं बात करूं ना, उसके पास तीन चीजें तो होती है हर लिविंग सेल के पास। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली टाइप का फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है। जितने भी ऑर्गेनेली है ना ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं एवरीवन? यस सर। यस सर। और तीसरी चीज जो हर सेल के पास होती है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि सेल का ब्रेन है,
जैसे हमारे पास ब्रेन होता है ना, वैसे ही सेल का भी एक ब्रेन है जो डिसाइड करेगा कि कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। एक पिक्चर का डायरेक्टर मेन होता है ना, हमें लगता है कि पिक्चर के हीरो हीरोइन मेन है क्योंकि हमको तो वही दिख रहे हैं, बट पिक्चर बनाई किसने है? उस डायरेक्टर ने। तो कैमरा एक्शन बोल रहा है ना, लाइट कैमरा एक्शन, वो तो मेन आदमी है जो दिख नहीं रहा है, मैं स्क्रीन के पीछे है जो, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियस भी डायरेक्टर होता है आपके सेल का। अभी हम पढ़ेंगे ना, एक एक ऑर्गेनेल के एक एक नाम और बताऊंगा मैं, जो उसके फंक्शन से रिलेटेड होंगे उनके नाम। जैसे न्यूक्लियस को अपन डायरेक्टर बोले क्योंकि ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल्स आर डायरेक्टेड बाय न्यूक्लियस। समझ रहे हैं? ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल्स आर डायरेक्टेड बाय न्यूक्लियस, कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। डायरेक्टर ने बोला पैकअप, आज का काम हो गया तो आज शूटिंग खत्म, बस वैसा ही ये भी, ठीक है। तो ये तीन चीजें ना हर सेल में प्रेजेंट होती है। भले कुछ और एडिशनल चीजें कुछ और सेल्स में हो सकती हैं, जैसे मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो प्लांट सेल के पास ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक आउटर कवरिंग सेल की, जो उस सेल के कंटेंट को अंदर रखेगी और किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को अंदर जाने से रोकेगी। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। जैसे हमारी स्किन का काम क्या है? हमारे स्किन का काम है कि वो कोई भी बैक्टीरिया को यहां से अंदर जाने नहीं देगी। इसलिए हमारे पास स्किन 3 लेयर में होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किन से अंदर नहीं जा सकता। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? उसके पास 2-3 ही ऑप्शन अंदर जाने के, या तो नोज से चला जाएगा, या तो माउथ से चला जाएगा, या तो कान से चला जाएगा। हमारी बॉडी में यही 3 एंट्री पॉइंट्स है हमारे पास, नोज, माउथ और ईयर, जो जिससे कोई पार्टिकल अंदर जा सकता है, ठीक है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का मेम्ब्रेन होता है जो आउटर कवरिंग है, जो फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकेगा। अच्छा, इसका एक नाम और है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना हम एसपीएम भी बोलते हैं। एसपीएम स्टैंड्स फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गुड। क्या बोलते हैं इसको अपन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों का मतलब वही है। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? वो भी सेलेक्ट करेगा कि 3 में कोई एक ही को लूंगा मैं या 2 को लूंगा मैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाने लायक है। कोई चीज ये अंदर कैसे जाएगा? अंदर कोई दरवाजा तो है नहीं कि वो दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा खुलेगा और अंदर चला जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस यूज होता है डिफ्यूजन का या फिर ऑस्मोसिस का। तो प्रोसेस होते हैं जिससे एयर या लिक्विड सेल के अंदर या बाहर हो सकते हैं। जब मैं एयर की बात करूंगा तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन, और जब मैं लिक्विड की बात करूंगा तो हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ये 2 प्रोसेस होते हैं जिससे सेल के अंदर कोई चीज जा सकती है या सेल से बाहर कोई चीज आ सकती है। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। आपका सेल के अंदर पानी भी घुस सकता है ना? सेल के अंदर एयर, ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी ना, सेल को ऑक्सीजन चाहिए अंदर जिंदा रहने के लिए, तो सेल तक ऑक्सीजन कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर, डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। प्लस जितने भी आपके सॉलिड इंप्योरिटीज होंगी उनको अंदर आने से रोकेगा, बिकॉज इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल द थिंग्स कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इसी को अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है इसके बारे में एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब सेल वॉल ना एक्स्ट्रा होती है, वो प्लांट के पास होती है। क्योंकि देखो हमारा तो क्या है, हम हमारे पास हाथ पैर हैं, अगर हमें दिखेगा कि हाँ मौसम बाहर खराब हो रहा है, पानी गिरने वाला है, आंधी तूफान चलने वाली है, तो हम दौड़ के घर में आ जाएंगे। और व्हाट अबाउट प्लांट्स? वो तो बाहर ही हैं, वो तो लोकोमोशन भी नहीं कर सकते। लोकोमोशन मतलब दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, उनके सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, वही आपका सेल वॉल है। समझ में आ रहा है? तो इनके पास एक आउटर कवरिंग और एक्स्ट्रा होती है जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। समझ गए? और ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी रहती है? सेलुलोज।
तभी तो जैसे अपन कच्ची चीज नहीं खाते ना, अपन कच्ची सब्जी खाते हैं क्या? हमेशा हम सब्जी को पका के खाते हैं ना। और घास खाते हैं क्या अपन? घास नहीं खाते ना, नहीं खाते ना घास। क्यों? क्योंकि घास क्या है, घास भी प्लांट हो गया, उसके पास सेलुलोज होगा, सेल वॉल तो होगी ना। अगर वो एक प्लांट है तो उसके पास सेल्स होंगे, सेल्स होंगे तो सेल वॉल भी होगी, और सेल वॉल होगी तो वो सेलुलोज की बनी होगी। और हमारा पेट सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमारा पेट सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। गाय कर लेती है, गाय चबड़ते रहती है दिन भर चलता रहता है, उनके पास 2 स्टमक होते हैं, है ना। और उनके पास ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो सेलुलोज को भी ब्रेक डाउन कर सके। हम कार्बोहाइड्रेट पचा लेते हैं, हम प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब पचा लेते हैं, पर आप एक कच्ची घास नहीं पचा पाओगे, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज है। इसलिए हम कच्ची सब्जियां नहीं खाते, हम उसको पकाते हैं। जब पकाते हैं ना तो सेलुलोज ब्रेक हो जाता है। गर्म करोगे सेलुलोज विल ब्रेक डाउन, तो उसका आप खा सकते हो। नाउ यू कैन कंज्यूम दैट वेजिटेबल। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Sir, one doubt. Yes. हाँ, Sir, we are a type of animals, and cow are also type of animal, but cow eat grass, so why they digest that? Is they have their power of that type of digestion? देखिए मैंने वही बोला ना, वो एंजाइम का फर्क है। जो एंजाइम्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, वो हमारे बॉडी में नहीं है, और वो एंजाइम्स आपके काऊ के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। ठीक है, यस। Yes, sir. Thanks. आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। न्यूक्लियस मैंने आपको क्या, अपन हम एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में, फिर उसमें लिखते जाएंगे अपन और पढ़ते जाएंगे। तो हेडिंग क्या डाले आप लोग? स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, है ना। इसमें लिखना नीचे, सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। सेल इज generally composed of 3 basic components. 3 basic components. पहला लिखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। एंड थर्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक एक करके अपन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लिख लो, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लो फर्स्ट हेडिंग, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हाइफन डाल के लिखना, इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल। सब लिख रहे हैं आप चारों? नीलेश, यश, जयती, दर्शना। Yes, sir. It is the covering of the cell that separates the contents of the cell, that separates the contents of the cell, that separates the contents of the cell from its external environment, from its external environment, from its external environment. Okay. So stop. It is a living part of the cell. It is a living part of the cell. मतलब ये डेड पार्ट नहीं है सेल का, ठीक है, इसमें भी जान है। It is a living part of the cell
and is present in cells of all living organisms, and is present in cells of all living organism. And is present in the cells of all living organisms. ठीक है, एक और इसके बारे में पॉइंट लिखना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो लिखना है, एक पॉइंट डाल के लिखना, इट इज अ वेरी थिन, इट इज अ वेरी थिन कॉमा डेलिकेट, थिन है, डेलिकेट है, कॉमा इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हिल गया तो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इलास्टिक है, ठीक है। एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल PERMEABLE, परमिएबल, selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, full stop, next line। एक और ये सब पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। पहले अपन ने लिखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, है ना, फिर हमने लिखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। थर्ड पॉइंट हमने लिखा उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि थिन है, डेलिकेट है, इलास्टिक है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं अपन किससे बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको सेल वॉल क्या बताया, सेलुलोज से। वैसे ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, लिख लो उसको। इट इज कंपोज्ड ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड एक तरह के फैट्स होते हैं, लिपिड मतलब क्या होता है, फैट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, एज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग लिख रहे हैं अपन, ठीक है। As it is selectively permeable, as it is selectively permeable, it allows the flow of, it allows the flow of, it allows the flow of limited substances in and out of the cell. As it is selectively permeable, it allows the flow of limited substances in and out of the cell. ये समझ में आया सबको जो लिखे हैं, it allows the flow of limited substances in and out of the cell. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इन्वॉल्व्स टू मैकेनिज्म, आपका मेम्ब्रेन में दो मैकेनिज्म होता है, इट इन्वॉल्व्स टू मैकेनिज्म। क्या क्या था वो मैकेनिज्म, पीछे नाम लिखा था ना मैंने, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाँ, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना। इट इन्वॉल्व्स टू मैकेनिज्म, पहला लिखना फर्स्ट डिफ्यूजन, फर्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड अपन ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ा था, किसी को याद है? यस सर, यस सर, ना जिनको मैंने पढ़ाया वो तो कम से कम बता सकते हैं। मूविंग ऑफ एयर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और कुछ सर? मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, दो अलग अलग मैटर के सब्सटेंस का मिक्सिंग होना, ये भी डिफ्यूजन कहलाता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि परफ्यूम अगर मैं लगा के आया हूँ और मैं आपके बाजू से निकला तो आपको परफ्यूम की स्मेल आ जाती है ना, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए
और आपके नाक तक चलेगा क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो, राइट। तो इसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं और ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस है। क्या होता है ये? पैसिव प्रोसेस का मतलब जो अपने आप होता है, समझ रहे हैं? पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो कि मैंने इस कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाई, ये भी एग्जांपल मैंने बताया था मैटर पढ़ाते समय। यहां मैंने एक अगरबत्ती जलाई, तो यहां से वो अगरबत्ती की जो पार्टिकल्स हैं, धुआं, वो ट्रैवल होके आप तक पहुंचेगा, ऐसे ही होगा ना। मतलब इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये अपने आप हो रहा है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं। अपने आप वो पार्टिकल, मैं अगर पंखा बंद भी कर दूंगा ना तो भी वो आप तक पहुंचेगा। मतलब मुझे करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसलिए पैसिव नाम दिए हैं। समझ रहे हैं? Yes, sir. जैसे पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, मानते हो उस बात को? पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, आपको धक्का देने की जरूरत नहीं, वो गिरेगा। पैसिव प्रोसेस। पर नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर को स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसको एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को होने के लिए। पानी अपने आप नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकता अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं चढ़ेगा, आपको मोटर चालू करनी पड़ेगी, मोटर उसको खींचेगी ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है पानी ऊपर आने के लिए। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, और जो अपने आप हो जाए उसे हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको पैसिव वर्ड का मतलब? Yes, sir. डेफिनेशन Yes. डिफ्यूजन के बाद में हाइपरलाइन के डेफिनेशन लिखना। इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इट इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, it is a passive movement of materials, it is the passive movement of materials from a region of higher concentration, from a region of higher concentration, मतलब जहां उस चीज की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, वहां से वो वहां जाएगी जहां उसकी क्वांटिटी कम है। समझ रहे हैं? अगरबत्ती मैंने यहां जलाई, उसके पार्टिकल्स यहां ज्यादा थे, आपके पास कम थे, तो वो ट्रैवल करके आप तक पहुंची। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस की टेंडेंसी होती है स्प्रेड होने की। गैस एक जगह ठहर के रह नहीं सकती। गैस फ्लूइड्स होते हैं ना, गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, वो एक जगह ठहर नहीं सकते, वो मूव करेंगे, और इसी प्रोसेस को, इसी टेंडेंसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड्स नहीं कर पाएंगे, है ना। आप दो सॉलिड को ऐसे चिपका दो तो ऐसा नहीं होगा कि इसके पार्टिकल इसमें चले जाएंगे, इसके पार्टिकल इसमें आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट गैस में ऐसा हो जाएगा, दोनों गैस को मिक्स कर दो, दोनों गैस के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, लिक्विड में भी मिक्स हो जाएंगे। तो डिफ्यूजन दोनों में हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। क्लियर है? बट Yes, सेल sir. जो है वो गैस को इन और आउट कराते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है सबको? डिफ्यूजन क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ये हो गया, देखो जैसे ये सेल है, ये आपका मेम्ब्रेन है, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आएगा। जैसे गैस यहाँ पे ज्यादा थी, वहां नहीं थी, तो गैस यहाँ से वहां गई कि नहीं? बस वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो वो बाहर आ जाएगा। फिर जो ब्लड है ना, ब्लड ही तो लेके आता है ऑक्सीजन को भी। आपका ब्लड है जो ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके आता है, और वो ब्लड ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके भी जाता है। तो इन एंड आउट दोनों होने वाला है। देखो ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आया, ऑक्सीजन यहाँ जा रहा था, यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा डिफ्यूजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा यहाँ।
इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो गया सेल्स में, समझ रहे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है एवरीवन? सर तो फिर Yes, डिफ्यूजन sir. लिक्विड भी तो हो सकता है। लिक्विड होता है सेम प्रोसेस से, बट उस प्रोसेस को अपन ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं, ठीक है? Yes. उसका सर, प्रोसेस सेम है, उसका प्रोसेस भी सेम है, वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, बट उसके लिए अपन नाम ऑस्मोसिस दे देंगे। कुछ और बोल रहे हो यश? हेलो, So yes, sir. क्लियर है? यश कहाँ गया? Thank you. हाँ चलो आगे बढ़े, ठीक है? ये आपका हो गया डिफ्यूजन। चलो सेकंड लिखना, सेकंड मैकेनिज्म ऑस्मोसिस। सेकंड मैकेनिज्म इज ऑस्मोसिस। सेकंड मैकेनिज्म इज ऑस्मोसिस। चलो इसका डेफिनेशन लिखना, इट इज द, ये भी पैसिव मूवमेंट है ना, ये भी अपने आप होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर, सेकेंड प्रोसेस लिख रहे हैं अपन, ऑस्मोसिस। इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर or any other solvent molecule. It is the passive movement of water or any other solvent molecule. Solvent समझते हैं? हाँ, सॉल्वेंट नहीं घुलता, सॉल्वेंट तो घुलाता है। जैसे अगर आप नमक और पानी लोगे ना, और नमक को पानी में घोल दोगे, तो पानी है सॉल्वेंट और नमक होता है सॉल्यूट। आपका कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से बना रहता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है? तो मैं पूछूंगा वापस कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और हमेशा हम सॉल्यूट को कम क्वांटिटी में लेते हैं, हाँ या ना? एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर लोगे ना, कि 1 बोरी शक्कर डालोगे? 1 चम्मच डालेंगे, मतलब शक्कर कम लिए और पानी ज्यादा लिए। हमेशा सॉल्वेंट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी और सॉल्यूट को हम हमेशा कम क्वांटिटी में लेते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes. दर्शना, जयती, यश, दिलेश, Yes, sir. Yes, sir. क्या एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। अगर आप एक कटोरी के अंदर पानी लोगे और उसके अंदर रेजिन्स डाल दोगे, किशमिश, तो कुछ देर के बाद वो रेजिन्स स्वेल हो जाती है, मतलब कि रेजिन्स फूल जाती है। हाँ, तो उसका कारण क्या है? अब रेजिन्स जो किशमिश होती है ना, उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अंदर पानी कम है, किशमिश के अंदर पानी थोड़ी ना है, पानी कम है, कटोरी के अंदर पानी बहुत सारा था, तो लिक्विड क्या हुआ? इसके अंदर घुस गया, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ रहे हैं? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. इस प्रोसेस को अपन ऑस्मोसिस बोलेंगे, एंड टू बी मोर प्रिसाइज इसे हम एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो, एंटर का है ना, एंटर, एंटर समझते हैं ना, कहीं चीज कहीं घुसना मतलब एंटर करना, तो एंटर से ही एंडो आया है। तो पानी यहाँ सेल के अंदर घुस रहा है ना, आया ना? एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. पानी यहाँ सेल के अंदर घुस रहा है, तो सेल के रेस्पेक्ट पे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। है ये ऑस्मोसिस ही, बट एग्जैक्ट कुछ वर्ड यूज करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, चलो पहले अपन ऑस्मोसिस लिख लेते, फिर मैं एंडो एक्सो में आऊंगा। क्या लिखे हो डेफिनेशन? इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर water concentration, from a region of higher water concentration to the region of lower water concentration, to a region of lower water concentration.
It is the passive movement of water or any other solvent molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration through a semi-permeable membrane. ये भी बहुत जरूरी है लिखना. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये भी एक फर्क होता है ना. डिफ्यूजन ऐसे भी हो जाएगा नॉर्मली, है ना, बट ऑस्मोसिस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लाइक दिस, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्लियर है निलेश, जयती, दर्शना, यश? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर है? इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये वर्ड बहुत जरूरी है, वरना डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखते हो तो. ठीक है, चलो. ये भी पैसिव मूवमेंट है. पानी अंदर कम है, बाहर ज्यादा है तो अंदर की तरफ जाएगा. अगर अंदर होता ज्यादा, बाहर कम होता तो अंदर से बाहर आता, जिसको अपन एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं. अब क्या करो पता है, यही फुली हुई रेजिन को, जो आपकी रेजिन फुल गई है ना, अब उसको डाल दो एक और कटोरी में. बट अब इस बार कटोरी में ना सादा पानी मत रखना. क्या रखोगे? सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक वाला पानी. क्या रखेंगे? नमक वाला पानी. अब ध्यान देना, तो अब होगा क्या, मैंने इसमें रेजिन डाल दिया, वो एक फूला वाला, जिसके अंदर अब पानी भर चुका है, भर गया ना पानी. आपने एक सिकड़े, मतलब पहले वो सिकुड़ा हुआ था, जैसे नॉर्मल मार्केट में आता है किशमिश, आप उसको पानी में डाले, किशमिश के अंदर पानी नहीं था, तो कटोरी के अंदर जो पानी था वो आपके किशमिश में चला गया. इससे आपका किशमिश क्या हो गया? स्वेल अप हो गया, राइट. नाउ अब वो स्वेल्ड अप रेजिन्स, फूले हुए रेजिन को अपन, जिसके अंदर पानी घुस चुका है, उसको मैंने कहाँ डाल दिया? सॉल्ट सॉल्यूशन में. अब देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन में प्योर वाटर नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन में तो सॉल्ट वाला पानी है. प्योर वाटर कहाँ ज्यादा है? रेजिन के अंदर. और प्योर वाटर कहाँ कम है? रेजिन के बाहर. अब रेजिन से पानी बाहर आएगा, तो अब रेजिन क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी. पहले रेजिन एंडोऑस्मोसिस के कारण स्वेल हुई, अब रेजिन एक्सोऑस्मोसिस के कारण श्रिंक हो जाएगी. श्रिंक मतलब समझते हैं, सिकुड़ जाना और एक फूल जाना. तो अगर कोई, आप अगर मेरे अंदर कुछ हवा भरोगे तो मैं फूल जाऊंगा, और मेरे अंदर से हवा निकाल दोगे तो मैं सिकुड़ूंगा ना. बस वही चीज आपके रेजिन के साथ हुई है. पहले पानी भराया तो एंडोऑस्मोसिस हुआ, अब पानी निकला तो एक्सोऑस्मोसिस हुआ. और दोनों ही केस में पानी जहां ज्यादा था वहां से वो वहां गया जहां पानी कम था. यहाँ पानी कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाहर जो पानी है वो प्योर वाटर नहीं है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन है. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, हमारे स्किन में ऐसा पानी अंदर नहीं जाता. हमारी स्किन 3 लेयर, तो हमारी स्किन में ना डिफ्यूजन होगा ना ऑस्मोसिस होगा. आपको जब ऐसा पानी डाल दो, पानी धीरे धीरे अंदर चला खुल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा. हमारी स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो सेलेक्टिवली चीजों को अंदर बाहर होने देती. हमारी स्किन ऐसा अंदर बाहर नहीं होने देती. अगर ऐसा होता तो फिर ये नाक नहीं होती हमारे पास. हम ऐसे ही अपने बॉडी से सांस ले लेते हैं. मेरा हाथ भी सांस लेता रहता, एयर अंदर जाती, एयर बाहर आती, और ऐसा नहीं होता ना. इसलिए हमारे पास नॉस्ट्रिल्स हैं जो एयर को इन करेंगे, एयर को आउट करेंगे. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे अमीबा. अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये अपने सेल से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर करता है, वही उसकी बॉडी है. इसके पास थोड़ा नाक है, लंग्स है, ये तो एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म है. ये डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है. समझ में आ रहा है? तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिससे अपन ये इस टाइप के सेलेक्टिवली चीजों को अंदर बाहर कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. सर, जब डिफ्यूजन हो रहा है सेल में, हाँ, तब उसके साथ ब्लड भी तो अंदर जाएगा, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा. ब्लड अंदर नहीं जाएगा, ब्लड से ऑक्सीजन अंदर जाएगा. ब्लड इज अ थिक लिक्विड, वो अंदर नहीं जा सकता. ठीक है, वो नॉन डिफ्यूजिबल है. जो डिफ्यूजिबल है ना वही अंदर जा सकता है. ऐसे तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, Yes, sir.
उसके पोर्स इतने बड़े नहीं कि इट कैन अलाउ ब्लड आल्सो टू गेट इनटू द सेल। ठीक है, तो पूछ रहा था स्किन सेल मेम्ब्रेन नहीं है, स्किन के पास जो अंदर सेल्स है ना उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन के बाद वो सारे सेल्स को स्किन ने कवर करके रखा हुआ है। हमारे बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं एंड ऑल आर कवर्ड बाय दिस 3 लेयर्स ऑफ स्किन। ठीक है, चलो ऑस्मोसिस के दोनों टाइप लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन तो लिख लिया, एंडो एक्सो लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना कौन से मतलब 3 लेयर ऑफ स्किन है, जैसे ये जो आपको एक दिख रही है आउटर लेयर, इसके बाद एक लेयर और होती है, फिर एक लेयर और होती है, तभी तो ये इसको रिपेयर होने में टाइम लगता है क्योंकि 3 लेयर्स आती है ना। आपको जैसे छिला जाता है तो आपको कुछ दिन लगते हैं ना उसको ठीक होने में, इसका कारण ये है कि वो 3 लेयर वापस से डेवलप होती है। ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एपिडर्म ऐसे नाम होते हैं इसके। डर्म बोलते हैं डर्म। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन, तो ये डर्म मतलब वही है, एपिडर्म, एक्सोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, चलो एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखना, हेड डाल दो। एंडोऑस्मोसिस endosmosis is the movement of water. Endosmosis is the movement of water. Endosmosis is the movement of water or solvent molecules. Endosmosis is the movement of water or solvent molecule into the cell, into the cell, into the cell, cell के अंदर जाएगा, into the cell. into the cell. ठीक है, whereas अच्छा आप लोग हेडिंग एंडोऑस्मोसिस डाल चुके हो ना, तो फिर इसको यहीं स्टॉप करो। एक्सोऑस्मोसिस अलग लिखना, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस it is the movement of water out of the cell. It is the movement of water out of the cell. It is the movement of water out of the cell. It is the movement of water out of the cell. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट। फर्स्ट पॉइंट लिखना नोट में, एंडोऑस्मोसिस रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द सेल। एंडोऑस्मोसिस रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द सेल। ये एंडोऑस्मोसिस से आपका सेल स्वेल हो जाता है। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द सेल। और एक्सो से क्या होगा? श्रिंक, है ना। तो whereas exoosmosis results in shrinking of the cell. आप लोग फॉलो कर रहे हो एंडो एक्सो? Yes, sir. ठीक है, एंडोऑस्मोसिस रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द सेल, whereas exoosmosis results in shrinking of the cell. कभी अंडे को भी पानी में डाल के देखना, अंडा स्वेल हो जाता है, वहां भी एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना नीचे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है लिखना नीचे, मैं लिखा रहा हूं, समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें लिखो हाइफन डाल के, इट इज द सॉल्यूशन इन विच, it is the solution in which, it is the solution in which the concentration of solute, it is the solution in which
the concentration of solute is greater inside the cell 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 than outside of it. Then outside of it. Then outside of it. क्या लिखे वापस डिफाइन कर रहा हूं मैं, चेक करना एक बार. It is a solution in which concentration of solute लिखे ना, is greater inside the cell than outside of it. अब ध्यान देना है यहाँ पे एक बार पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. देखो, अगर ये आपका सेल है, ठीक है, और ये एक बीकर के अंदर पड़ा है, ध्यान देना, ठीक है. बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैंने बताया सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है. तो एक होता है आपके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. जैसे मैंने आपको दिया एक ग्लास पानी का जिसमें 4 चम्मच शक्कर है, और मैंने पृथ्वी को दिया जिसमें 1 ही चम्मच शक्कर डाला. तो आपके सॉल्यूशन को मैं कंसंट्रेटेड बोलूंगा और इसके सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट बोलूंगा. समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? एक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है. डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड. सबको समझ में आ रहा है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब? एवरीवन? Yes. ठीक है. अब कंसंट्रेटेड, आपके सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है ना, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट कम है. सॉल्यूट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है ना उसके कंपैरिजन में. क्लियर है? तो अब क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो यहां होगा आपका एंडोऑस्मोसिस. आयन ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सेल के अंदर ज्यादा है बाहर कम है, मतलब बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर क्या ज्यादा है? सॉल्वेंट ज्यादा है. तो हमें पता है सॉल्वेंट जहां ज्यादा होता है वहां से वो ऐसी जगह जाता है जहां पे सॉल्वेंट कम है, मतलब एंडोऑस्मोसिस. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस होता है. समझ गए क्या एवरीवन? Yes, sir. एक बार डेफिनेशन पढ़ो, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ो. क्या लिखे हो? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच concentration of solute is greater in the cell than outside of it. तो outside में concentration कम है मतलब solvent ज्यादा है. सेल के अंदर concentration ज्यादा है मतलब solute ज्यादा है, solvent कम है. तो वाटर कहाँ जाएगा? अंदर ही जाएगा, बाहर तो नहीं आएगा. कि बाहर अंदर solvent ज्यादा होता है तो बाहर आता. अभी तो solvent अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट कैसा होगा? अंदर की तरफ. तो आपका यहां पे क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस. और इसमें एक लाइन और जोड़ देना, एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन. Endoosmosis takes place in this kind of solution. समझ गए क्या? क्योंकि आपका हाइपोटोनिक. ठीक है. सेकेंड एक और नोट लिखना, ये नोट नंबर 3 हो जाएगा ना. पहले नोट में हमने एंडो एक्सो में सेल का क्या होगा ये लिखा था कि एंडो से सेल स्वेल होगा, एक्सो से सेल श्रिंक होगा. सेकेंड पॉइंट हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन किया. अब थर्ड लिखना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक ना जस्ट ऑपोजिट होता है. तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसका? इट इज द सॉल्यूशन इन विच, लिखो लिखो, इट इज द सॉल्यूशन इन विच concentration of solute is greater it is a solution in which concentration of solute is greater. क्या लिखेंगे आगे? outside the cell. Outside the cell.
then inside it, then inside it. Outside the cell, then inside it. समझ रहे हैं? तो अब क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस, है ना? सॉल्वेंट अंदर ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेटेड ज्यादा है ना? मतलब देखो, कंसंट्रेटेड का मतलब ना सॉल्वेंट कम होता है, और डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो अब सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो अब सॉल्वेंट बाहर आएगा, तो यहाँ क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस। तो वैसे जैसे वहां लाइन लिखे थे, यहाँ लिख लो। क्या लिखे थे वहां पे? एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस लिखे थे ना इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे? Exoosmosis takes place in these kind of solutions. समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. Exoosmosis takes place in this kind of solution. लास्ट नोट लिखना, लास्ट नोट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक हो गया हाइपो, एक हो गया हाइपर, अब एक तीसरा है आइसो। आइसो का मतलब ना सेम होता है, यहाँ जहां पे भी आप लोग आइसो लिखते हो ना, उसमें ऐसा करके लिख लेना सेम, या फिर इसी के हाइफन डाल के लिख लो ब्रैकेट में, आइसो मींस सेम। ठीक है? अब क्या होगा? अभी एक बार क्या था, हाइपो में एंडो हुआ, सेल स्वेल हुआ, हाइपर में एक्सो हुआ, सेल श्रिंक हुआ। आइसो मतलब सेम क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। अगर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर की कंसंट्रेशन सेम है, तो अब कहीं मूवमेंट नहीं होगा पानी का या सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट तो तभी मूव करेगा ना जब एक तरफ हायर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का और दूसरी तरफ सॉल्वेंट कम है, तब वो मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट दोनों जगह बराबर है, तो अब ना सॉल्वेंट सेल के अंदर आएगा, ना सॉल्वेंट सेल के बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होगा। समझ गए? लिख लो उसके बारे में। इट इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स it is the solution that contains the same concentration of water. It is the solution that contains the same concentration of water, same concentration of water and solutes as the cell cytoplasm, as the cell cytoplasm. सेल का लिक्विड तो साइटोप्लाज्म ही है ना? उसका कंसंट्रेशन और बाहर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा। ठीक है? आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? फुल स्टॉप करके लिखना। अब जैसे वहां पर अपन एंडो एक्सो लिखते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो एक लाइन और लिख लो उसके बारे में। सेल्स प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, cells placed in an isotonic solution, cells placed in an isotonic solutions will neither shrink nor swell. Cells placed in an isotonic solution will neither shrink nor swell. ना एक्सोऑस्मोसिस होगा ना एंडोऑस्मोसिस होगा, मतलब ऑस्मोसिस ही नहीं होगा। ठीक है? will neither shrink nor swell. ठीक है? that is no osmosis takes place. बस खत्म। that is no osmosis takes place. no osmosis takes place. क्लियर है सबको?
Yes, sir. Everyone? Yes, sir. ठीक है, तो ये ना अपन आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में अपन दो और चीज सीखे ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसके बारे में पढ़ेंगे। Yes. चलिए, थैंक यू, आज यही एंड करें। Bye, sir.